अब आप बोलो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिशन व्यू से। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो IIT JEE में मिनिमम 2 क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जाते हैं, है ना, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसे हम लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ें तो जनरल क्वेश्चन जो इससे आते हैं वो बन भी जाते हैं, है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें, सारे कॉन्सेप्ट को सीखें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ सीखेंगे हीट के बारे में, ज़्यादा तो नहीं, कुछ ही पढ़ेंगे हीट के बारे में। एंड उसका यूज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हीट को अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पे जनरली 2 टर्म होते हैं। एक होता है हीट एनर्जी और एक होता है थर्मल एनर्जी। दोनों लगभग सेम होता है बट स्लाइट डिफरेंस होता है, और जो कि स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज हीट एनर्जी एंड व्हाट इज थर्मल एनर्जी, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स F/2nRT। इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विथ टेम्परेचर, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऐसा कर सकते हैं। इसके वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। एक्चुअली ये जो हम लोग थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, दोनों को साथ साथ हम लोग समझते चलेंगे, थर्मल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, है ना, चूँकि स्लाइट डिफरेंस ही होता है। तो अगर हम लोग ये जो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये जो काइनेटिक एनर्जी था वो बेसिकली किसकी वजह से था? ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। उसके रैंडम मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसी को हम लोग मतलब जब रैंडम मोशन में होता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है उस वक्त दैट इज बेसिकली नॉन एज थर्मल एनर्जी। जैसे मान लो किसी कंटेनर में गैसेज रखे हुए हैं, उसमें मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, उसके पास कुछ एनर्जी है, तो जो भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है रैंडम मोशन की वजह से, वही हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली इज इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। अब मान लो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसका टेम्परेचर अलग है, मतलब उसमें कुछ एनर्जी अलग है ना, एनर्जी का वैल्यू अलग है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी अलग है, अलग वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये मान लो इसका 10 केल्विन है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो इसका 20 केल्विन, मतलब ये हाई टेम्परेचर एंड दिस इज लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे जब इसको थर्मल कॉन्टैक्ट में लाते हैं, इसको कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो होता क्या है कि एक से एनर्जी ट्रांसफर होकर, हाइयर टेम्परेचर से एनर्जी ट्रांसफर होकर लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में जाता है ना। तो यहाँ पे जब वो ट्रांसफर होता है कह सकते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिट फॉर्म। जब वो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी, थर्मल एनर्जी, तो वो ट्रांजिट फॉर्म में है ना, ट्रांसफर मोड में है। तो इस वक्त उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का अस्तित्व तभी तक होता है, उसको तभी तक हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ हीट एनर्जी है, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो एनर्जी क्या कर रहा हो? ट्रांसफर हो रहा हो। जब वो ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, है ना, तो कंप्लीट जो ट्रांसफर होने के बाद जो एनर्जी रहा उसको फिर हम लोग हीट एनर्जी नहीं बोलते, उसको हम लोग जनरली थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो जब तक वो ट्रांजिट फॉर्म में होता है तभी तक हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो हीट एनर्जी है ना। तो हीट एनर्जी बेसिकली इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन ट्रांजिट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लें, है ना। तो सबसे पहला आप इसमें नोट्स लिखें, सबसे पहला पॉइंट्स हीट में सबसे पहला पॉइंट देखिए, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, TRANSIT, ट्रांजिट, which is transferred from one body to the other, due to temperature difference between them। यहाँ पे आप एक और भी पॉइंट लिख सकते हो। तो जो हम लोग हीट एनर्जी है उसे कैलोरी में मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक लिख ले, हीट को हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, जिसे अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 4.2
जूल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लें। नोट करके आप पॉइंट लिखें, नोट करके। फर्स्ट पॉइंट नोट फर्स्ट में लिखें, when two bodies at different temperature are brought in contact, the hotter body cools down, and the cooler body warms up, due to the transfer of heat from hotter body to cooler body. हाँ, जो हीट एनर्जी है वो क्या होता है, उस बॉडी से जो हाई टेम्परेचर पे होता है उस बॉडी से ट्रांसफर होकर चला जाता है उस बॉडी में जिसका टेम्परेचर कम होता है ना, जिसके पास वो का एनर्जी कम होता है। ये था नोट फर्स्ट। नोट सेकंड में आप लिखें, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी, full stop. When heat is transferred from one body to another body, then after the transfer this heat becomes part of internal energy, or is used for doing work, यहाँ पे थोड़ा सा एक ये समझे, अगर एक बॉडी ए है दूसरा बॉडी बी है, हाँ, इसका टेम्परेचर टी ए है और इसका टेम्परेचर मान लो टी बी है, और मान लो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ए इज हायर देन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बी, सपोज ऐसा है ना। तो यहाँ से अगर मान लो ये दोनों थर्मल कांटेक्ट में, अगर हमने बोला both are in thermal contact, थर्मल कांटेक्ट कहने का मतलब एक ऐसा कांटेक्ट जिसकी वजह से वो हीट को ट्रांसफर कर सकता हो, है ना, हीट एग्जिस्ट कर सकता हो। तो यहाँ पे अगर दोनों थर्मल कांटेक्ट में है और इसका टेम्परेचर ग्रेटर है तो यहाँ से ए टू बी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, है ना। तो यहाँ पे हीट एनर्जी को जनरली हम लोग क्यू या फिर डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं, हमने इसे डेल्टा क्यू बोल दिया। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पे, हीट। तो ये तब तक हीट ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, है ना। तो ये हीट ट्रांसफर होने का बेसिक वजह ही होता है टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब तक ये जीरो ना हो जाए तब तक ये हीट ट्रांसफर होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, है ना। इसके बाद आप लिखें थर्मल एनर्जी, और उसमें लिखें थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द रैंडम मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, व्हेन heat energy flows into a substance, flows into a substance, comma, the energy most often often becomes thermal energy, है ना। इसके बारे में हमने पहले बोल रखा है, पहले बतलाया था कि जब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होता है उस केस में हम लोग जो एनर्जी है उसे हीट एनर्जी बोलते हैं।
बट ट्रांसफर होने के पहले या ट्रांसफर होने के बाद जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा होता है ड्यू टू रैंडम मोशन, दैट इज बेसिकली नोन एज थर्मल एनर्जी, है ना। और जो थर्मल एनर्जी है वो एक्चुअली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही है, या फिर इसे इंटरनल एनर्जी भी बोला जा सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी के ही इक्वल होता है ना। नेक्स्ट कुछ नोट्स बनाकर आप लिखें, नोट करके एक पॉइंट लिखें। थर्मल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड, थर्मल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन ऑब्जर्वर, व्यू पॉइंट ऑफ एन ऑब्जर्वर एंड ट्रेस्ड relative to the systems, relative to the systems center of mass, relative to the systems center of mass। अभी इसको लिखें, इसको हम समझाएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे ना, उसमें क्वेश्चन के साथ इसको समझेंगे। तो ये एक नोट था, इसके नीचे और भी एक पॉइंट बना के लिखें। We should point out that, we should point out that thermal energy of a substance can be increased, thermal energy of a substance, thermal energy of a substance can be increased by, can be increased by mechanical means, mechanical means, MEANS, mechanical means, as well as by adding heat, as well as by adding हीट। किसी भी सब्सटेंस का जो थर्मल एनर्जी है उसे इंक्रीज किया जा सकता है ना। किसी सिस्टम के पास जो थर्मल एनर्जी है, मतलब उसके पास जो रैंडम मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसे इंक्रीज कराया जा सकता है। किस तरह से? या तो उसमें और भी हीट ऐड कर दो, है ना, उसमें और भी हीट ऐड कर दो तो उसका हम लोग थर्मल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। एंड एक है मैकेनिकल एनर्जी, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम लोग हाथ को इस तरह से रगड़ते हैं, है ना, फ्रिक्शन करते हैं, तो ये कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। तो ये जो हम लोग रगड़ने की बात कर रहे हैं, ये क्या है? एक मैकेनिकल टेक्निक है ना। तो यहाँ पे मैकेनिकल मीन्स है ये। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैकेनिकल मीन्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो कुछ थर्मल एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसको रगड़ने के पहले भी कुछ एनर्जी था, और रगड़ने के बाद कुछ ज़्यादा फील होता है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फ्रिक्शन रिलेटेड लॉसेस, फ्रिक्शन रिलेटेड लॉसेस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रिक्शन रिलेटेड लॉसेस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अपीयर एज थर्मल एनर्जी, अपीयर एज थर्मल एनर्जी। हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा है, उसमें बहुत जगहों पे फ्रिक्शन की वजह से वाटर वगैरह भी फाइट करते थे, है ना। तो जहाँ पे भी फ्रिक्शन की वजह से अगर कोई मैकेनिकल एनर्जी में लॉस होता है, जैसे मान लो अगर ये कोई रफ सरफेस है ना, रफ सरफेस, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, इसे हमने कुछ v0 स्पीड दे दिया, v0 स्पीड दे के इसे छोड़ दिया कि कुछ दूर जा करके स्टॉप कर जाएगा। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो जीरो हो गया। तो क्या काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो एनर्जी था इसके पास मैकेनिकल एनर्जी, वो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया? तो नहीं, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता। हाँ, उसका फॉर्म ट्रांसफॉर्म होता। तो यहाँ पे भी जो काइनेटिक एनर्जी था वो किसकी वजह से डिक्रीज किया, किसकी वजह से यहाँ पे वो खत्म हुआ? काइनेटिक एनर्जी, वो फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की वजह से जो भी एनर्जी लॉस करता है वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा? थर्मल एनर्जी में। फ्रिक्शन से रिलेटेड जहाँ पे एनर्जी लॉस होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? थर्मल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े हैं अभी वो समझ भी आएगा, क्वेश्चन भी हम लोग समझ जाएंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन लिखें, a light container having a diatomic gas, a light container having a diatomic gas, diatomic gas enclosed within is moving with velocity v, is moving with velocity v, full stop. Mass of the gas is m, capital M, and number of moles is small n, number of moles is small n, full stop.
ए पार्ट में लिखें व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। और बी पार्ट में लिखें व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे देखें क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया एक कंटेनर है, इस तरह से एक कंटेनर है और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स शायद n दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस n दिया हुआ है, एंड जो गैस का मास है, टोटल जो मास है वो कैपिटल M है, जो मास है दैट इज कैपिटल M एंड नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है स्मॉल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कंटेनर है ये लाइट है, मतलब कंटेनर के पास जो मास है वो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे इस कंटेनर का स्पीड दिया गया है v, है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये v स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ए पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये क्वेश्चन कराने का वजह क्या है, एक्चुअली जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था F/2nRT, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है दिस इज एक्चुअली विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस गैस सिस्टम ड्यू टू रैंडम मोशन। जो रैंडम मोशन की वजह से एक एनर्जी है F/2nRT, दिस इज द एक्चुअली फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस सिस्टम की बात करें तो चूंकि ये पूरा सिस्टम ही ट्रांसलेट कर रहा है v स्पीड से, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कुछ v स्पीड से चल रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात करें, अगर ए पार्ट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो फॉर्मूला होगा वो F/2nRT। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ये फॉर्मूला ही एक्चुअली किसके रेस्पेक्ट में होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस सिस्टम के रेस्पेक्ट में, हाँ। तो हमें इसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये F कितना हो जाएगा, चूंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो डायटोमिक है तो क्या हो जाएगा, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 5, 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, है ना। ये 5 होगा, यहाँ से आपको मिलेगा 5 और n नंबर ऑफ मोल्स जो कि ऑलरेडी n है, तो ये रहेगा 5/2nRT। तो ए पार्ट का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट, तो हमें काइनेटिक एनर्जी लिखना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास से देखने पे, सेंटर ऑफ मास पे अगर हम लोग खुद बैठ जाएं तो हमें कितना काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगा ड्यू टू रैंडम मोशन, 5/2nRT। और ये है क्या, काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसमें थोड़ा सा लिख दिया जाए, दिस इज द एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हमें जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का दिखाई देगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। जैसे ग्राउंड पे अगर खड़ा होकर के हम देख रहे हैं तो इस पूरे सिस्टम को देखने के लिए क्या है, आप दो पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं एंड सेंटर ऑफ मास में बैठ के पूरे सिस्टम को देख रहे हैं। इस तरह का काम हम लोग ये रोटेशन में भी किए थे, है ना, वहां से भी आप इसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
ये वैल्यू हमारे पास 5/2 nRT, 5/2 nRT प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का अगर का एनर्जी लिखना है तो मास ऑफ सिस्टम दैट इज m, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है तो ये हो जाएगा हाफ mv²। तो मास हमें दिया हुआ है m एंड सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस सिस्टम, है ना। तो ध्यान रखना कि दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ड्यू टू रैंडम मोशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, an insulated container containing monoatomic gas of molar mass m, monoatomic gas of molar mass m, small m, molar mass small m दिया गया है, molar mass small m is moving with a velocity v naught, is moving with a velocity v naught, moving with a velocity v naught, full stop. If the container is suddenly stopped, if the container is suddenly stopped, comma, find the change in temperature, find the change in temperature, find the change in temperature। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, क्वेश्चन ने बोला कि एक गैस सिस्टम है किसी कंटेनर में इंक्लोज्ड किया हुआ। तो मान लो ये कंटेनर है, इसमें इस तरह से बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स हैं, भरे पड़े हैं, है ना। एंड ये v नॉट स्पीड से मूव कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था सिस्टम। ड्यू टू रैंडम मोशन इसके पास पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा जिसकी वजह से कुछ टेम्परेचर रहा होगा, है ना। तो जब ये जा रहा है तो ड्यू टू रैंडम मोशन इसके पास टेम्परेचर रहा होगा। एक बात और जो कि मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट के पास कभी कभी होता है, जैसे आप यहाँ पे ध्यान दें, एक्चुअली जो गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर होता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगा, रैंडम मोशन जितना ज्यादा होगा, उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होता है ना। तो अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट देखे तो कह सकता है कि सर ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसका जो एक्चुअली अगर ग्राउंड फ्रेम को हम लोग रेस्ट में मान के चल रहे हैं तो इसका जो ये काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम आया है वो दिस प्लस दिस आया है ना। तो यहाँ पे अगर वो सिर्फ मतलब कंटेनर अगर रुका हुआ उस वक्त जो रैंडम मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा वो कुछ होगा जिसकी वजह से कुछ टेम्परेचर होगा। अगर हम लोग कंटेनर को ही मूव करा दें तो अब उसके पास पहले से तो काइनेटिक एनर्जी था ही, अब कुछ और भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब अब गैस के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जो भी टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा, टेम्परेचर का वैल्यू जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू रैंडम मोशन। उसके जिस कंटेनर में ये रखा हुआ है गैस सिस्टम, उस कंटेनर में कोई अगर वेलोसिटी दे दिया जाए उसकी वजह से टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आता है। जो टेम्परेचर है दैट इज द फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द व्यू पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉलो रैंडम मोशन। तो इस बात को ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे इसके पास रैंडम मोशन की वजह से पहले से कुछ टेम्परेचर रहा होगा, ये जो v नॉट स्पीड है उसकी वजह से भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आया होगा, बट उसकी वजह से टेम्परेचर बदला नहीं होगा। बट हाँ, अब ये कुछ मान लो इनिशियल टेम्परेचर सपोज कुछ है एंड v नॉट स्पीड से जा रहा है, अब ये सडन स्टॉप कर गया, है ना, सडन स्टॉप कर गया। जब सडन स्टॉप कर गया तो इस सिस्टम के पास इसके वजह से भी कुछ काइनेटिक एनर्जी था। अब सडन स्टॉप करने का मतलब है वो जो काइनेटिक एनर्जी था इस ट्रांसलेशन की वजह से वो नहीं रहा। तो नहीं रहा मतलब क्या, वो डिस्ट्रॉय हो गया? तो नहीं, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, है ना। एंड सडन स्टॉप करने का एक मतलब ये भी है कि यहाँ पे बहुत ही कम समय में ये स्टॉप हो गया, सडन स्टॉप हो गया। एंड जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास था वो काइनेटिक एनर्जी अब ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगा? हीट एनर्जी।
जो भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी था सिस्टम के पास, इस ट्रांसलेशन वेलोसिटी की वजह से, वो सडन स्टॉप होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी गैस के हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में, है ना। ट्रांजिट फॉर्म बात करें तो हीट एनर्जी, और उसके बाद की बात करें तो वो थर्मल एनर्जी का रूप ले चुका होगा, है ना। तो ये सडन स्टॉप किया गया। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि अगर ये सडन स्टॉप होगा तो जो भी गैस मॉलिक्यूल से अचानक से क्या हो जाएगा, उसका रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, है ना। अभी वो एक लैब में, है ना, एक स्टेडी वे में वो अपना जा रहा था, अब अचानक से ये रुक गया तो क्या होगा, उसका रैंडम मोशन कुछ अचानक से बढ़ेगा। रैंडम मोशन अचानक से बढ़ा मतलब क्या, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म करेगा, इसी के थर्मल एनर्जी में, या कह सकते हो इसी के इंटरनल एनर्जी में, जो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कराएगा। तो वही जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा दैट वी हैव टू फाइंड। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आप लिख लो, इसके सॉल्यूशन में आप लिखें सॉल्यूशन, है ना, और उसमें एक दो लाइन कुछ लिख लें कॉन्सेप्ट के रूप में। देखें, एज द कंटेनर इज सडनली स्टॉप, एज द कंटेनर इज सडनली स्टॉप, there is no time for exchange, there is no time for exchange of heat in the process, there is no time for exchange of heat in the process। क्योंकि वो सडन स्टॉप क्या है, तो यहाँ पे उसे हीट को एक्सचेंज होने का मतलब जो हीट होगा वो एंड सराउंडिंग के बीच, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज होने का मौका नहीं मिल पाएगा। एक्चुअली जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज अ स्लो प्रोसेस, है ना, वो स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ पे सडन रोका गया है, दैट इज वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। बहुत कम समय में इसे रोक दिया गया तो हीट को ये सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होने का मौका नहीं मिल पाएगा, तो सारा इसी के पास रह जाएगा, है ना। पैराग्राफ चेंज करके एक और इसमें लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, according to kinetic interpretation of temperature, comma, absolute temperature of a given sample, absolute temperature of a given sample of a gas is proportional to the, of a gas is proportional to the total translational kinetic energy, total translational kinetic energy of its molecules, of its molecules, full stop। Hence any change in absolute temperature of a gas, hence any change in absolute temperature of a gas will contribute to corresponding change in translational kinetic energy, contribute to corresponding change in translational kinetic energy, and vice versa, and vice versa। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे पहले देख लो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था एन इंसुलेटेड कंटेनर कंटेनिंग मोनोटॉमिक गैस। एक बात और, यहाँ पे इंसुलेटेड कंटेनर बोला है तो ऐसे भी है जो हीट होगा, इसका जो अपना एनर्जी होगा, हीट एनर्जी, वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटेड लिखा है। खैर, और क्या क्या बोला, कंटेनिंग मोनोटॉमिक गैस, है ना, मोनोटॉमिक गैस है, मोलर मास स्मॉल एम दिया गया। मोलर मास का मतलब क्या हुआ, एक मोल का मास दिया गया है, तो स्मॉल एम। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया गया है, तो अगर मान ले कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन है, ले नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू स्मॉल, तो जो भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगा, इसके इंटरनल एनर्जी में, है ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसके पास है कितना, ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन, तो हाफ एम इंटू एन, एक टोटल मास हो गया, है ना, हाफ एम इंटू इनर स्क्वायर। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट करेगा इसके इंटरनल एनर्जी में। वो क्या लिखेंगे, पहले का टेम्परेचर कुछ रहा होगा, बाद में टेम्परेचर कुछ हो गया होगा, ये कन्वर्ट हुआ तो टेम्परेचर कुछ इंक्रीज किया होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी कुछ इंक्रीज किया होगा। तो जो भी है इतना ही इंक्रीमेंट हुआ किस में, इंटरनल एनर्जी में। तो क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होता है,
F/2nR T फाइनल मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी करेंगे तो इंक्रीमेंट मिलेगा, और वो इंक्रीमेंट होगा कितना, इसके बराबर, चूंकि यही तो उसमें कन्वर्ट हो रहा है ना। तो F/2nR फाइनल टेम्परेचर माइनस F/2nR इनिशियल टेम्परेचर। F/2nR तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी, है ना। अब यहाँ से वैल्यू पड़ गया तो बाई टू कैंसिल आउट, n कैंसिल आउट, वी हैव टू फाइंड चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी, एंड मोनोटॉमिक है तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू mv0 स्क्वायर बाई 3 इंटू r। देख लो कुछ छोड़ा तो नहीं, mv0 स्क्वायर और ये 3 इंटू r, ठीक है। तो ये इतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो ये जो भी हमने क्वेश्चन करा वो कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी देने के लिए करा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी सीख गए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। और ये थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले बोल चुके हैं, तो इसे आप सारे लेक्चर को पूरा देखें एंड नोट्स भी बनाते जाएं, क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।